नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वर्णमाला चैप्टर को मैंने लिया है और वर्णमाला के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है ताकि आपका पूरा वर्णमाला का रिवीजन हो जाए, है ना। और आप लोग एक काम करिएगा, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि आप जहां गलतियां कर रहे हैं वहां पर सुधार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, किस विकल्प में कंठ तालव्य वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, केवल हमको अपना उत्तर नहीं ढूंढना होता है, सारे विकल्प को हम अच्छे से एनालिसिस करें, है ना। तो इसमें हमारा ज्ञान जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है। आ, जो दीर्घ आ आपका है, ये आपका कंठ से उच्चरित होता है और हमको कौन सा कंठ तालव्य वाला बताना है, तो इसलिए ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। ए का निर्माण आ और ई से हुआ है और आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए ए क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। कंठ तालव्य ही हमको तो ढूंढना है, कंठ तालव्य ही हमको ढूंढना है। और ये कंठ और ई, आ कंठ से, ई तालु से, तो आ और ई से बनता है ए और ए हो जाएगा कंठ तालव्य वर्ण। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। हमको दोस्तों असत्य विकल्प का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर झा सघोष है, महाप्राण है, तालव्य है, तो ये तीनों बातें इसकी सही हैं। तो ये तो हमारा सत्य वाला विकल्प हो गया, हमको असत्य वाला विकल्प ढूंढना है। ब सघोष है, ओष्ठ है, महाप्राण है, तो बा सघोष है, ये तो बात ठीक है। ओष्ठ है, ये भी बात ठीक है, लेकिन बा महाप्राण नहीं है। बा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। देखिए तीसरा अक्षर, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और बा को देखिए, पा फा बा, तीसरा अक्षर है ना, और तीसरा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसलिए बा के बारे में यहाँ पर महाप्राण कह रहा है, यही बात गलत है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हमको अपना असत्य वाला विकल्प ही ढूंढना था, अतः हमारा विकल्प बी इसका भी करेक्ट जवाब होगा। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। हमको सत्य वाले विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है वह कंठोष्ठ है। तो भाई वह कंठोष्ठ नहीं है, वह दंतोष्ठ होता है, इसलिए ये आपका असत्य वाला विकल्प है, असत्य विकल्प है। ब अघोष होता है। तो दोस्तों पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, बा तो तीसरा वर्ण है ना, इसलिए बा अघोष नहीं सघोष है, इसलिए ये भी आपका असत्य विकल्प है, असत्य ये भी है। हा घोष वर्ण होता है, हाँ इतना हमेशा जानते रहना, हा घोष वर्ण होता है, ये आपका सत्य विकल्प है ना। और या दंत वर्ण है, दंत नहीं होता है दोस्तों, या तालव्य होता है, इसलिए या को दंत कह रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य विकल्प हो जाएगा, असत्य विकल्प हो जाएगा। तो हमको सत्य विकल्प ढूंढना था और सत्य में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा आपका संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन दोस्तों हमसे पूछ रहा है, झा है, बा है, हा है या फिर या है। तो आप हमेशा जानते रहिए कि संघर्षी व्यंजन में आपका तीनों सा और हा आते हैं, है ना। तीनों सा और हा आपका क्या होता है, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। और देखिए इसमें से आपका हा विकल्प सी के अंतर्गत दिख रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो दोस्तों इसको याद रखना, अगर आपसे कहे केवल संघर्षी व्यंजन की बात करेगा तो तीनों सा और हा रहेगा, और जब संघर्षी के साथ साथ स्पर्श वर्ण जोड़ देगा ना, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं,
और उन 25 के अंतर्गत आपको चुनना पड़ेगा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपका होता है चा वाली लाइन में जो होते हैं, चा होता है, छा होता है, चा छा, जा होता है, झा होता है और यहाँ होता है। ये आपके 5 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श संघर्षी होते हैं। इनमें से आपका यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? झा वाला विकल्प दिख रहा है, झा। झा वर्ण क्या होगा? स्पर्श संघर्षी होगा। अगर हा की बात करेंगे ना दोस्तों, तो हा देखिएगा यहाँ पर क्या था? स्पर्श संघर्षी नहीं, केवल और केवल संघर्षी। उसको ऊष्म संघर्षी भी हम कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है? तो देखिए दोस्तों, समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं पहले इसको जान लीजिए कि समृद्ध स्वर जो होते हैं ना, वो होता है आपका ये ह्रस्व और दीर्घ ई, दोनों ई होती है, दोनों ऊ होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं। और समृद्ध स्वर यही 4 हैं, और चारों में से कौन सा आपको दिख रहा है? तो ऊ आपको दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में अर्धस्वर है। अर्धस्वर, देखिए दोस्तों, आपका अर्धस्वर जो होता है वो उसकी संख्या 2 है। वो कौन है? या और वा। यही 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो अर्धस्वर होते हैं। और इन दोनों में से आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। ऑप्शन सी में या दिख रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा? अर्धस्वर वर्ण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में आगत स्वर का प्रयोग किस में हुआ है? तो देखिए दोस्तों, स्वर में अगर आगत स्वर की बात करें तो आगत स्वर की संख्या 1 है। एक ही वर्ण है जो आपका आगत स्वर होता है, और वो कौन सा है? वो आपका आगत स्वर ये है ना। आपका आगत स्वर आपका ये आपका आ जो दिख रहा है, मैंने लिखा है वही है। और इस अ का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? अनपढ़ में तो हुआ नहीं है, गज़ल में हुआ नहीं है, ऑक्सीजन में आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आगत स्वर का प्रयोग हुआ है। अतः आपका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है सभी स्वर होते हैं। दोस्तों देखिए, आपका जो सभी स्वर है ना, वो क्या है? सभी स्वर जो होते हैं, याद रखना कि सघोष कहा जाए, सघोष वर्ण कहा जाए तो सघोष के अंतर्गत आपको परेशान करने वाला जो एक अक्षर ये होता है हा, ये आपका सघोष होता है ना। और स्वर है ना, सभी स्वर, सभी स्वर याद रखना, हा और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और भी सघोष होते हैं, उनको तो आप पहचान लोगे है ना, लेकिन इनको याद रखना। तो इनमें से कह रहा है सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, है ना। अभी आपको एक चीज़ और दिखने को मिल जाता है, सघोष वर्ण ना मिले, सा को हटाकर केवल घोष वर्ण मिले, तो याद रखना सघोष कहे या घोष कहे, बात एक ही है ना। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है छा वर्ण किसके योग से बना है? तो देखिए दोस्तों, छा वर्ण जो बना है वो आधा का रहेगा और पूरा खष्टी सा रहेगा, इसी के योग से बना है। अगर इसको और तोड़ेंगे ना तो आधा का तो रहेगा, खष्टी सा को भी आधा कर दें तो इसके बाद क्या रहेगा? आ रहेगा। तो ये वाला विकल्प में होगा या फिर ये वाला विकल्प में होगा? दोनों में से आपका पहला वाला आपका विकल्प सही हो रहा है। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? आधा का और पूरा खष्टी सा के योग से बना है। कहा है ला वर्ण, ला का उच्चारण स्थान क्या है? ला का उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, या का उच्चारण स्थान आपका होता है तालु, है ना। रा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और ला का उच्चारण स्थान होता है दंत, और तुम्हारा वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, है ना। तो यहाँ पर ला का उच्चारण स्थान पूछा है, तो ला का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा।
ला का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत्य होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहा है ज्ञ वर्णमाला में किस वर्ण से पहले आता है। तो देखिए दोस्तों, किस वर्ण से पहले आता है हमको ये बताना है। किस वर्ण से पहले आता है, तो पहले ज्ञ को तोड़ लीजिए। ये बनता है आधा जा प्लस या से, है ना। तो ज्ञ कहाँ आएगा, जा के बाद आएगा और यहाँ से पहले आएगा। जा के बाद आता है और यहाँ से पहले आता है। तो किस वर्ण से पहले आता है, या वर्ण से पहले आता है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर कहता किस वर्ण के बाद आता है, तो किस वर्ण के बाद आता है, जा वर्ण के बाद आता है, तब आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिलहाल इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें कहा है मूल स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, हम स्वरों को जब बांटते हैं तो मूल स्वर, है ना, या उसी को मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है ना। तो इस तरह से अगर हम बांटें तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन सा है, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये आपका क्या होता है, 4 मूल स्वर होते हैं। और इन्हीं 4 मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट जवाब होगा। इसमें कहा है निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है। देखिए दोस्तों, हमारा एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है आपका पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में ई आता है, दीर्घ ई आता है, ए आता है ना, और अ आता है। ये आपके अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में आपका ह्रस्व आ आता है। पश्च स्वर में आपका दीर्घ आ आता है। और बाकी के जो वर्ण बच गए हैं, जैसे छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, है ना, और क्या हो गया, अ हो गया, और एक आगत स्वर, एक आगत स्वर आपका जो आपका आ होता है, ये आगत स्वर, ये भी आपका पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसमें 3 3 6 वर्ण आपको देखने को मिल रहा है। 6 वर्ण आपके क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। और इस पश्च स्वर के अंतर्गत आपका ये आता है, ऑप्शन ए में पश्च स्वर शामिल है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो याद कर लीजिएगा। लुंठित व्यंजन आपका ला होता है। लुंठित व्यंजन आपका क्या होता है, ला होता है। इसको आप तैयार कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो वर्णमाला होता है उसमें से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वरों के सहारे उच्चरित होते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं वो आपका स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण। और जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं वो होते हैं आपके व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। निम्नलिखित में स्वर तंत्रीय व्यंजन कौन सा है। स्वर तंत्रीय व्यंजन कह रहा है दोस्तों। अगर याद नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये स्वर तंत्रीय व्यंजन आपका हा वर्ण होता है। हा वर्ण क्या है, स्वर तंत्रीय व्यंजन है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में काकल्य व्यंजन कौन सा है ना। काकल्य व्यंजन कौन सा है, चा है, या है, वाह है, हा है। तो इन चारों में आपका हा क्या होता है, ये काकल्य व्यंजन होता है। अब हा के बारे में मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ। हा एक तो काकल्य व्यंजन है। हा एक आपका क्या है, हा आपका एक घोष वर्ण। जब घोष वर्ण अघोष वर्ण की बात करते हैं तो हा क्या है, घोष वर्ण है। और हा अभी अभी हमने पीछे क्या देखा, हा वर्ण के बारे में, स्वर तंत्रीय व्यंजन क्या देखा,
स्वतंत्रीय व्यंजन देखा हमने अभी यहाँ पर स्वतंत्रीय व्यंजन, तो ये आपका स्वतंत्रीय व्यंजन भी होता है। तो हा के बारे में इतनी 3 बातें जान लो, है ना, कि ये आपका स्वर तंत्रीय व्यंजन, तंत्रीय व्यंजन भी कहलाता है। तो हा क्या है? स्वर तंत्रीय व्यंजन है। हा काकल्य व्यंजन है। हा क्या है? घोष वर्ण है। तो हा के बारे में इतना जानते रहो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, पूरे वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। वो आपका क्या है? ड़ और ढ़, सॉरी, ड़ और ढ़, ये आपके क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं, है ना। ये द्विगुण व्यंजन है और ये भी द्विगुण व्यंजन है। ये होता है डा ढा, इसको हम डा ढा पढ़ते हैं, लेकिन जब यही नीचे बिंदी लग जाती है तो इसको डा ढा नहीं ड़ा ढा पढ़ेंगे, है ना। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? आप देखो, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब ये क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो शब्द होगा, है ना। और अगर भावार्थ के आधार पर, भावार्थ, है ना, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तब क्या होगा? तब आपका वाक्य होगा। तब आपका क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। अगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी वाक इकाई या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आपका होता है क्या? तब आपका होता है ध्वनि, है ना। ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कब कहेंगे? वाक के आधार पर या फिर मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की सबसे छोटी वाक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, नवीन विकसित ध्वनियाँ आपका ये जो खा के नीचे बिंदी दिया है, गा के नीचे बिंदी दिया है ना, ये आपका क्या होता है? नवीन ध्वनियाँ हैं। और जो ये खा के पास ऐसे बिंदी दिया है, ये आपका नुक्ता चिन्ह होता है। ये क्या होता है? नुक्ता चिन्ह होता है ना। याद रखना, गा के नीचे ये आपका बिंदी दे दिया है ना, तो ये क्या होता है? ये कौन सा चिन्ह है? ये आपका नुक्ता चिन्ह होता है ना, नुक्ता होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला, किस नहीं किसे होना चाहिए, है ना, किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, आपका हिंदी वर्णमाला में किसे स्थान नहीं दिया गया है? क्री है, री है, श्री है, और क्या है? ये आपका ड़ है ना, ड़ है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका द्विगुण व्यंजन होता है ना। अभी मैंने बताया, है ना, ड़, और ये क्या है? सॉरी, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। ड़ और ये क्या है? ढ़, ड़ और ये क्या है? ढ़। ये ड़ होता है, तो ड़ आपका द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। और इसमें जो मानक इकाई नहीं है ना, वो कौन है? श्री है। कौन है? श्री है ना। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा मानक वर्णमाला में स्थान नहीं रखता है। तो मानक वर्णमाला में जो स्थान नहीं रखता है वो कौन होता है? श्री होता है। तो दोस्तों, आज हमारा इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों ने स्कोर किया होगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।